जेआईबी अर्ली बर्ड पैक सीरीज ऑलरेडी गोइंग ऑन एंड आज हम कवर करने वाले हैं आईईआईएफएस के मॉड्यूल बी की वीडियोस। और मॉड्यूल बी जो है आईएफएस का, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। एंड इसमें जो सिलेबस कवर किया गया वो पहले एबीएम में हुआ करता था, लेकिन बाद में अपडेट आए सिलेबस में। एंड अब सप्लाई डिमांड से रिलेटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सिलेबस है वो मॉड्यूल बी में कवर्ड है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज भी आती हैं यहाँ से और काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अगर आप भी जेआईबी की तैयारी कर रहे हो फॉर द नवंबर अटेम्प्ट, यू मस्ट बी वाचिंग एंड यू मस्ट बी गोइंग थ्रू दिस पैक, दैट इज अ जेआईबी अर्ली बर्ड पैक विच इज अवेलेबल विद अस। तो आपको सिंपली लिखना है जेआईबी अर्ली बर्ड और उसे व्हाट्सएप कर देना इस नंबर के ऊपर 8360944207 के ऊपर। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड विल बी कवरिंग द टू चैप्टर्स साइमल्टेनियसली, लाइक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बिकॉज काफी छोटा सा चैप्टर है, और साथ में सप्लाई एंड डिमांड का जो कंपोनेंट है उसे भी हम कवर करेंगे। क्वेश्चंस हैं ये जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं इन वीडियोस में, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So question number one, it says, related to the fundamentals of economics, macroeconomics, microeconomics, and the types of economics. So it says that a country is experiencing a rapid increase in its general price level. तो एक country है जिसको एक rapid increase मिल रहा है उनके general price level में, a slowdown in the economic growth and rising unemployment. A central bank economist suggests that these issues are interconnected and require a comprehensive policy measure. Which branch of economics is primarily concerned about the same? And further वो हमने बताना है कि कौन सी branch concerned है with analyzing and addressing these large scale economic phenomena, right? Behavioral economics, macroeconomics, microeconomics या फिर normative economics. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो लार्ज स्केल इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील करती है एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी के साथ डील करती है। एंड वो फोकस करती है राइट ऑन द एग्रीगेट्स लाइक इन्फ्लेशन, जो कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है उसके ऊपर फोकस करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको मेजर किया जाता है बाय द जीडीपी, उसके ऊपर फोकस करती है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करती है। लेबर मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करती है। एंड फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर फोकस करती है, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रैपिड इंक्रीज इन प्राइस लेवल, इसका मतलब है हम इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लो डाउन इन ग्रोथ, तो इसका मतलब है हम इकोनॉमिक जो स्टेग्नेशन है या रिसेशन उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द लेबर मार्केट स्ट्रेस। एंड ये सभी की सभी जो कंसर्न्स है, दोज आर द मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स। ये सभी किसके कंसर्न्स है? मैक्रो इकोनॉमी के कंसर्न्स कहलाते हैं, राइट? सो आंसर जो रहेगा दैट विल बी द ऑप्शन बी हियर, ठीक है? तो ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू द आंसर, दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर इकोनॉमिक्स, तो ये ब्रांच स्टडी करती है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा और सोशल फैक्टर्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा ऑन द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, राइट? तो ये हमारा प्राइमरी फोकस नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं लाइक हाउस होल्ड, फर्म्स, स्पेसिफिक मार्केट्स, उनके बारे में बात करती है, बट नॉट रिलेटेड टू एग्रीगेट्स। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो this involves the value judgments and opinions about what economic policies should be rather than the objective analysis की of the problems themselves, right? तो इसके बारे में बात करते हैं। So option B जो है that is going to be the correct answer for the question number 1. Now let's move to the question number 2. It's related to supply and demand. जो supply and demand से related question है, let's have a look at it. It says the market for a luxury electric vehicle is currently in equilibrium. Now a new government policy imposes a significant green tax on key raw material used in the vehicle's batteries, while a famous tech billionaire publicly endorses the car, causing a surge in the popularity. What is most likely combined effect on the equilibrium price and quantity of this electric vehicle? तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? उसके बारे में we need to answer here. तो ये जो सिनेरियो है इसमें एक्चुअल में साइमल्टेनियस शिफ्ट है सप्लाई में और डिमांड में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सप्लाई और डिमांड एक्चुअल में होता क्या है, राइट? तो डिमांड होता है क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज जो कंज्यूमर्स विलिंग है एंड जो वो एबल है कि वो परचेज कर सकते हैं एट वेरियस प्राइसेस, दैट इज अ डिमांड। एंड सप्लाई इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज जो प्रोड्यूसर्स विलिंग है एंड एबल है सेल करने के लिए एट द वेरियस प्राइसेस, राइट? एक मार्केट में प्राइस जो है वो सप्लाई एंड डिमांड की इंटरेक्शन के साथ
डिटरमाइन किया जाता है, राइट? एंड अगर हम बात करते हैं कि शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, शिफ्ट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा कर्व मूव करता है, नॉट जस्ट अ मूवमेंट अलोंग द कर्व, लेकिन पूरा का पूरा कर्व मूव करता है। जब हम डिमांड शिफ्ट की बात करते हैं तो डिमांड कर्व मूव करता है टुवर्ड्स द राइट और लेफ्ट ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर, यानी कि प्राइस बढ़ने के अलावा और कोई फैक्टर की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है तो उसे डिमांड शिफ्ट कहा जाता है। अगर मान लो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हम कह देते हैं कि जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, राइट? इसी तरह से हमारे पास सप्लाई शिफ्ट होता है। जो सप्लाई कर्व है वो मूव करता है राइट को या लेफ्ट को। अगर आपका राइट को मूव कर रहा है तो वी से कि सप्लाई जो आपकी इंक्रीज हो गई है, एंड अगर लेफ्ट को मूव करता है तो हम कहते हैं कि जो सप्लाई आपकी डिक्रीज हो गई है। अब अलग अलग कारण हो सकते हैं डिमांड शिफ्ट को लेकर के। लाइक पहला कारण जो हो सकता है इट कुड बी रिलेटेड टू कि आपकी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, या फिर जो प्राइस है सब्सटीट्यूट का वो बढ़ गया हो, या फिर लेट्स से फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट का प्राइस जो है वो गिर गया हो, या फिर पॉपुलेशन में इंक्रीज हो गया हो। ये काफी कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको डिमांड में शिफ्ट देखने को मिल सकती है। इसी तरह से सप्लाई में भी शिफ्ट देखने को मिलती है। लेट्स से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो गई हो, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई हो जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन हो पा रही है, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी हो, राइट? ये सब डिफरेंट डिफरेंट कारण है जिसकी वजह से आपको सप्लाई डिमांड में शिफ्ट देखने को मिल जाता है। अब वापिस से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो, सबसे पहली चीज है कि ग्रीन टैक्स लगा मटेरियल्स के ऊपर। अब अगर ग्रीन टैक्स लगा है तो उसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली क्या हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। टैक्स जो अगर रॉ मटेरियल के ऊपर बढ़तेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई है तो सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड की तरफ मूव करेगा, यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास कम कैश होगा तो वो बेसिकली कॉस्टिंग बढ़ गई है तो कम चीजें बनाने की कोशिश करेंगे, राइट? जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाएगा एंड क्वांटिटी को लोअर कर देगा, राइट? दैट बेसिकली द इक्विलिब्रियम ओवर देयर। जो ये चीज होती है ना, जब आपके पास सप्लाई कम हो जाएगी तो उसके केस में मान लो कि डिमांड तो बढ़ी हुई है, राइट? एंड सप्लाई कम हो गई है, डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इक्विलिब्रियम में चीज को लेकर आने के लिए। अब दूसरी तरफ सेलिब्रिटी ने एंडोर्समेंट दे दी है तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो गई है, राइट? पॉपुलैरिटी बढ़ गई ना, क्योंकि एक बिलियनर ने एंडोर्समेंट दे दी है, राइट? तो उसकी वजह से डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। अब कंज्यूमर ज्यादा चाहते हैं तो उसकी वजह से प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा, हायर क्वांटिटी विल बी देयर। तो कंबाइंड इफेक्ट क्या रहने वाला है? कंबाइंड इफेक्ट वुड बी रिलेटेड टू कि सप्लाई शिफ्ट का इफेक्ट रहा है तो प्राइस इंक्रीज होगा, और साथ के साथ डिमांड भी ये कह रहा है कि प्राइस इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली प्राइसेस तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। इफ वी लुक एट द क्वांटिटी साइड, तो सप्लाई क्योंकि अब कम हुई है तो डेफिनेटली क्वांटिटी कम आएगी, लेकिन डिमांड बेसिकली आपके पास बढ़ गई है तो वो डिमांड में तो ज्यादा आपको सामान चाहिए। तो बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन द कौन सी शिफ्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी उसके हिसाब से डिमांड डिपेंड करती है, राइट? अब ऑप्शंस को देखते हैं। द इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज, प्राइस विल डिक्रीज। जो प्राइस अब डिक्रीज होगा, द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी इज अनसर्टेन। द इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी इज अनसर्टेन, and the equilibrium quantity will decrease and the effect of the price is uncertain. Equilibrium quantity will decrease and the effect on quantity is uncertain, of the price is uncertain. So कौन सी चीज करेक्ट आंसर रहेगी फॉर द क्वेश्चन नंबर 2? इट इज अ ऑप्शन बी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना प्राइस तो डेफिनेटली इंक्रीज हो ही रहा है। जो इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी है वो अनसर्टेन है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा शिफ्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, राइट? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो क्वेश्चन इट सेज इन अ हाइपोथेटिकल कंट्री all major industries from steel production to telecommunications are owned and operated by the state. The government's central planning committee dictates production targets, set all prices, and determines wages for all the citizens with the stated goal of ensuring equitable distribution and eliminating poverty. Which economic system does this country most closely exemplify? तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को समझते हैं जो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दी गई हैं। फर्स्ट वन इट्स द मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ना उसमें एलिमेंट दोनों के होते हैं। लाइक उसमें प्राइवेट एंटरप्राइज से रिलेटेड जो कैपिटलिज्म है उसके एलिमेंट भी होते हैं, और गवर्नमेंट कंट्रोल से रिलेटेड सोशलिज्म के एलिमेंट्स भी होते हैं। सो ये अलाउ करती है, इस तरह की इकोनॉमी अलाउ करती है प्राइवेट बिजनेसेस को कि वो फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी रहेंगी
सो एज टू इंश्योर द सोशल वेलफेयर। जैसे इंडिया में ये इकोनॉमी चलती है, इंडिया में, फ्रांस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में ये चलती है, राइट। सो इस केस में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है एसेंशियल सर्विसेज को, लेट्स से जैसे एटॉमिक एनर्जी है, डिफेंस है, हेल्थ है, उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को रूल्स के साथ एनकरेज करती है, राइट। एक बैलेंस बना रहता है इकोनॉमी के बीच में, एफिशिएंसी एंड इक्विटी के बीच में। सेकंड जो टाइप है वो है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द कस्टम्स, बिलीफ के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर, हंटिंग के ऊपर, बार्टर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, करेंसी का इस्तेमाल नहीं करती है, राइट। अब जैसे मान लो कि इसमें बहुत ही कम ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, एंड ये लेट्स से जो पुरानी हमारी फार्मिंग टेक्निक चलती है उसके ऊपर बेस्ड होती है। डिसीजन जो होती है वो ट्रेडिशंस के बेस पर चलता है, जैसे एल्डर्स की गाइडेंस होती है उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। एंड ट्राइबल एंड रूरल सोसाइटीज में आपको ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी देखने को मिलती है, राइट। थर्ड जो है दैट्स अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। इस इकोनॉमी को हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, राइट। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर गवर्नमेंट का सब कब्जा होता है एंड कंट्रोल सारा का सारा गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे वो प्रोडक्शन है। अब मेन एम होता है कि इनइक्वालिटी को रिमूव करना है और कलेक्टिव वेलफेयर करना है। कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती मेजर इंडस्ट्रीज में। गवर्नमेंट प्लान करती है, कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को, प्राइसिंग को, एंड कंज्यूमर चॉइस बहुत लिमिटेड होती है। रिसोर्सेज जो है सोशल गोल्स के हिसाब से लगाए जाते हैं, ना कि प्रॉफिट के हिसाब से, राइट। आ, जैसे मान लो कि नॉर्थ कोरिया में ये चलता है, क्यूबा में ये चलता है, राइट। सो दैट इज सेड टू बी द सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड फोर्थ इट्स अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। वी आल्सो से इट टू बी द मार्केट इकोनॉमी, राइट। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है दैट्स बेसिकली ड्रिवन बाय द फ्री मार्केट्स, जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंपनी जो हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, एंड मेनली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वेल्थ जो होती है वो अलाउड होता है कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। एंड प्राइजेस जो होते हैं वो दोज आर बीइंग डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, जापान, इनमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, राइट। सो अकॉर्डिंगली अगर हम आंसर की बात करें फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर इज क्लियरली ऑप्शन सी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का ही होल्ड है सब चीजों के ऊपर। तो आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, राइट। Now, let's move to the next question. It's related to supply and demand. So, consider the market for avocados, a popular superfood. A new scientific study is published that links avocado consumption to significant long-term health benefits, making them even more popular. Simultaneously, a severe drought hits the primary avocado growing regions, destroying the large portion of the crops. How will these two events occurring at the same time affect the market of for the avocados? तो किस तरह से मार्केट को ये अफेक्ट करने वाले हैं, वी नीड टू टेल अकॉर्डिंग दैट। अब यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। द इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिटरमाइन विल बी इनडिटर्मिनेट, बट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल श्योरली डिक्रीज। द इक्विलिब्रियम प्राइस विल श्योरली इंक्रीज। जो इक्विलिब्रियम प्राइस है कहते हैं वो इंक्रीज होएगा, लेकिन जो इफेक्ट है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का वो इनडिटर्मिनेट है। both the equilibrium price and quantity will surely increase, the equilibrium price will surely decrease, and the equilibrium quantity will surely increase, right? So which one is going to be the correct answer for this? तो सिंपल सा फंडा तो ये है, देखो पॉपुलैरिटी बढ़ गई यानी कि डिमांड तो ज्यादा, लेकिन अब सप्लाई पूरी नहीं होने वाली। बिकॉज क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो गई है तो कैसे चलेगा, है ना। कोई मतलब जब सप्लाई ही नहीं है तो कैसे चलेगा। तो डेफिनेटली सप्लाई कम होती है तब क्या होता है, सप्लाई कम होती है तो प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड ज्यादा होती है तो भी प्राइस इंक्रीज होता है। तो डेफिनेटली जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कौन से केस में लिखा गया कि प्राइस बढ़ेगा? लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि प्राइस जो है विल बी इनडिटर्मिनेट, तो ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। इक्विलिब्रियम प्राइस विल श्योरली इंक्रीज, ये वाला ऑप्शन बी कह रहा है द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड बोथ विल इंक्रीज, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इक्विलिब्रियम प्राइस विल श्योरली डिक्रीज, कि इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज होगा, ये भी आंसर नहीं है। सो वी नो नाउ दैट आइदर ऑप्शन ए इज करेक्ट और सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट और ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। अब ऑप्शन सी में कहा गया है कि बोथ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल श्योरली इंक्रीज। क्वांटिटी तो नहीं होने वाली है इंक्रीज, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ड्रॉट कंडीशन है रीजन्स में, तो डेफिनेटली क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होगी, वो तो डिक्रीज ही होगी। सो आंसर यहां पर हमें पता लग गया है। सिर्फ और सिर्फ हमने अभी क्वेश्चन को देखा परखा भी नहीं, सिर्फ हमने
बाय अपना हमने जो बेकार की ऑप्शंस उनको रिमूव कर दिया, उससे भी आपका ऑप्शन निकल आता है। बहुत से क्वेश्चंस आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, राइट। अब देखो, पॉजिटिव हेल्थ स्टडी जो है वो शिफ्ट करती है डिमांड कर्व को टुवर्ड द राइट, क्योंकि अगर अब हेल्थ स्टडी है वो पॉजिटिव है तो उसका कारण है कि आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है, तो डिमांड कर्व आपका राइट राइट की तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, व्हाट डू मीन बाय डिमांड कर्व? तो एक कर्व इस तरह से समझिएगा। सो लेट्स ड्रॉ अ कर्व ओवर हियर एंड लेट्स से आई एम ड्रॉइंग द डिमांड कर्व लाइक कि आपके पास वो वैल्यू जा रही है फ्रॉम, सो अगर y एक्सिस के ऊपर वी आर हैविंग द प्राइस एंड x एक्सिस के ऊपर वी आर हैविंग द क्वांटिटी, राइट। तो कुछ इस तरह से रहेगा कर्व, दिस वुड बी द कर्व, राइट। यानी कि जैसे ही प्राइस जो है वो ड्रॉप होना शुरू होएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, राइट। ये चीज रहती है। क्लियर है पार्ट? चलो अभी क्वेश्चन को देखते हैं एंड आंसर हमें पता लग चुका है। सो डेट विल द पॉइंट रिलेटेड टू इट। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. So it's related to the microeconomics and microeconomics. An entrepreneur is conducting market research for new brand of gourmet coffee. She is analyzing consumer income levels, the prices of competing coffee brands, and complementary goods like pastries, and the projected impact of a new advertising campaign on consumer preferences. Her analysis is a classic application of which economic discipline? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक फाइनेंस, किसके बारे में ये चीज की जा रही है, राइट। देखो, सबसे पहली चीज है कि एंटरप्रेन्योर इज कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च फॉर अ न्यू गवर्नमेंट कॉफी। कॉफी के लिए कर रहे हैं एंड डेफिनेटली एक पर्सन के तो ऊपर नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन इंडिविजुअल्स के साथ रिलेटेड कर रहे हैं, राइट। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है फोकस किसके ऊपर है, स्पेसिफिक मार्केट के ऊपर। दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक मार्केट। एक गवर्नमेंट कॉफी के लिए कर रहे हैं ना, एंड वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का पैटर्न, बिहेवियर, प्रेफरेंसेस देख रहे हैं कि क्या चीज उनके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर द परचेजिंग डिसीजन लाइक इनकम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्रेफरेंसेस एटसेट्रा। तो दिस इज द कोर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्टिव आंसर। अगर बात हो रही होती इन्फ्लेशन के बारे में, जीडीपी के बारे में, सिंगल मार्केट के बारे में बात ना होती तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, तो ये ब्रांच जो है वो फोकस करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज के बारे में, जो कि एक बहुत ब्रॉडर स्कोप है। एंड देन इट्स रिलेटेड टू पब्लिक फाइनेंस, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग के साथ डील करता है, राइट। सो दैट इज नॉट द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 related to supply and demand. The government decides to help low income families by setting a price ceiling on rental apartments, making it illegal to rent them out above a certain price. The price ceiling is set below the current market equilibrium price. जो price ceiling रखी गई है वो market equilibrium के नीचे है according to the principles of supply and demand. What is the most likely long term consequence of this policy? इस policy का लंबे समय के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, डेट वी नीड टू फिगर आउट एंड वी नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली, राइट। तो गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्कीम लेकर के आई है वैसे तो। सो प्राइस सीलिंग जो गवर्नमेंट इंपोज करने वाली है वो, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम प्राइस जो है किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो चार्ज किया जाता है उसे फिक्स कर दिया एंड उसे रखा गया है बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो उसके साथ जो नेचुरल बैलेंस है ना सप्लाई एंड डिमांड का, वो खत्म हो जाएगा। नाउ इफ द प्राइस जो सीलिंग है, let me just write over here. Now the price ceiling is lesser than इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है। सो रेंट को आर्टिफिशियली कम रखा जाएगा देन द व्हाट मार्केट वुड नेचुरली सेट। मार्केट जो सेट करती है उससे कम रखा जाएगा। डिमांड इंक्रीज करेगी, मोर पीपल वांट रेंटल अपार्टमेंट्स बिकॉज दे आर नाउ चीपर, वो ज्यादा अफोर्डेबल है तो डेफिनेटली डिमांड तो इंक्रीज होगी। बट द सप्लाई डिक्रीजेस। अब लैंडलॉर्ड्स हो सकता है कि वो अपने अपार्टमेंट्स को मार्केट में रेंट आउट ही ना करें, राइट। बिकॉज वो हो सकता है कि नई बिल्डिंग यूनिट्स बना ले ड्यू टू लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, अब नई बिल्डिंग्स ना बनाए या मेंटेन ही ना करें उनको, राइट। ये भी चीज हो सकता है। हो सकता है कि वो ऑल्टरनेट यूज के लिए इसका इस्तेमाल करें, लाइक एयरबीएनबी के लिए, ऑफिस यूज पर्पज के लिए इस्तेमाल कर ले। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिमांड है अफोर्डेबिलिटी की वजह से इंक्रीज कर दी, लेकिन सप्लाई जो थी वो रिड्यूस हो चुकी है ना। हाई डिमांड प्लस लो सप्लाई, इसका मतलब क्या होएगा, देयर विल बी अ शॉर्टेज, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में शॉर्टेज हो जाएगी
एंड क्वालिटी में डिटेरेशन हो जाएगी क्योंकि लैंडलॉर्ड अब अपनी कॉस्ट को कट करेंगे रिपेयर्स के ऊपर क्योंकि उनको लो रिटर्न मिल रही है। ब्लैक मार्केट बन जाएगी, एक इलीगल साइड पेमेंट चलेगा जहां पर पेमेंट अपार्टमेंट्स की इंक्रीज करेगी एंड कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगी, इनएफिशिएंसी होगी और मिस एलोकेशन होगी, राइट। सो दैट इज गोइंग टू हैपन। ऑप्शंस देखते हैं। अ सरप्लस ऑफ अपार्टमेंट्स विल बी देयर, ऑप्शन कह रहा है कि सरप्लस ऑफ अपार्टमेंट्स विल बी देयर एज लैंडलॉर्ड्स आर ईगर टू हेल्प। A perfectly balanced market with no change in the number of available apartments. The market will quickly adjust to new lower equilibrium price and the quantity. A shortage of rental apartments, a quantity demanded, increased quantity supplied. Absolutely. So option D is going to be the correct answer for this question. Right? So option D will be the correct answer. Now let's move to the question number 7. It says an economy is structured in a way that allows for private ownership of most businesses. The prices are primarily determined by market forces. However, the government actively intervenes to provide public education and healthcare, regulate key industries to prevent monopolies, and implement social safety nets like unemployment benefits. This economy system is best described as what? तो ये सिस्टम कौन सा है जिसमें देखो पूरा का पूरा आज़ादी भी दे दी है, प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी भी दे दी है, लेकिन साथ के साथ ये भी कहा गया कि भाई कामकाज प्रॉपर होना चाहिए। सो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ व्हाट, इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन हमें दी गई है कि ब्लेंड है मार्केट बेस का जिसमें कैपिटलिस्ट भी रहेंगे और साथ के गवर्नमेंट जो है उसकी इंटरवेंशन भी रहेगी की एरियाज में सोशल वेलफेयर एंड रेगुलेशंस रिलेटेड, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, answer is option B, right? And look at the option A over here ki pure capitalist economy, or we can say it is a laissez-faire economy. This is laissez-faire economy, right? laissez-faire economy जो होती है वो एक्सट्रीम केस होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। किसका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट रोल के बारे में बात करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल फिर भी मिनिमल होता है, वो मार्केट को फिर भी हल्का फुल्का रेगुलेट करते हैं। लेकिन लेसेस फेयर इकोनॉमी में फ्री मार्केट होती है, देयर इज नो रोल फॉर द गवर्नमेंट। एंड ओनरशिप की बात करें तो 100% प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्योरली मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस होते हैं एंड इवन पब्लिक सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड अनलेस प्राइवेट फर्म्स चूज टू, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड नहीं होती हैं एंड कोई वेलफेयर मैकेनिज्म नहीं होता, रिडिस्ट्रीब्यूटिव एफर्ट्स नहीं होते। सो लेसेस फेयर इकोनॉमी इज द एक्सट्रीम केस ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। सो लेसेस फेयर इकोनॉमी जो है वो एक प्योरेस्ट मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म है किसकी? कैपिटलिज्म की फॉर्म है, जहां पर मार्केट पूरी की पूरी तरह से फ्री है फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। इट सेज कंसीडर द मार्केट फॉर द गैसोलीन। If the government announces that it will provide a substantial per gallon subsidy to all gasoline producers starting next month, what is the most likely immediate effect on the current month's supply curve for the gasoline before the subsidies takes effect, right? तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा करंट मंथ की सप्लाई कर्व के ऊपर। देखो ये कह रहा है कि अगले मंथ सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन करंट मंथ की सप्लाई कर्व के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला बिफोर द सब्सिडी टेक्स इफेक्ट, उसके बारे में नीड टू आंसर। द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट। अब शिफ्ट राइट कब होता है? सप्लाई कर्व वी टॉक अबाउट कि सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट हो रहा है, तो सप्लाई कर्व किस केस में शिफ्ट होता है? डेट बेसिकली शिफ्ट जब आपके पास एक्चुअल में जो सप्लाई है वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। इन केस इफ टॉकिंग की सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट हुआ है तो किस केस में सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है? काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। देखो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है अगर सप्लाई में इंक्रीज हुआ है, इफ देर इज इंक्रीज इन सप्लाई, राइट, तो बेसिकली वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो उसका मतलब होता है कि सप्लाई में डिक्रीज हुआ है, देर इज डिक्रीज इन सप्लाई, राइट, यही पॉइंट होता है। अब सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट, राइट का मतलब है कि इंक्रीज इन सप्लाई होगा, राइट, एज प्रोड्यूसर्स एंटीसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। द सप्लाई कर्व will shift to the left as producers withhold supply to sell it at a higher effective price next month. डेफिनेटली यही चीज होने वाली है ना।
अब वो तो चीज को रोक लेंगे। अब वो कहेंगे कि इस अगले महीने सब्सिडी लेंगे, अभी क्यों सेल करना है, तो डेफिनेटली वो सप्लाई को कट शॉर्ट कर देंगे। सो द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, सप्लाई विल डिक्रीज as the producers withhold supply to sell it at a higher effective price next month. So answer is option B. Option B will be the correct answer here right away. Now let's move toward the next question. Fundamental of economy से related question है. A small island nation's economy is based on entirely on long held customs. The roles of individuals are determined by their ancestors, and the methods of farming and fishing have not changed for centuries. Economic decisions are made based on tradition and belief. कौन सी economy है? It is a pure example of traditional economy. साफ पता लगता है कौन सी economy है. It's a traditional economy is the right answer here. Right. Next question related to supply and demand. Assume that smartphones, high speed data plans are complementary goods. ठीक है, smartphone and high speed data are complementary products. A major technological breakthrough significantly reduced the cost of providing high speed data, leading to a sharp drop in prices of the data plans. What will be the resulting impact on the market for the smartphones? तो market of smartphones के ऊपर क्या impact पड़ेगा? The demand curve for the smartphones will shift toward left. शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट का मतलब होता है कि जो डिमांड है स्मार्टफोन्स की वो रिड्यूस हो जाएगी. लेफ्टवर्ड का मतलब होता है कि दैट विल डिक्रीज, कि जो डिमांड है दैट विल बेसिकली डिक्रीज, राइट. एंड द सप्लाई कर्व फॉर द स्मार्टफोन्स विल शिफ्ट टू द राइट. राइट होएगी, लोअर प्राइस एंड हायर क्वांटिटी. द डिमांड कर्व फॉर स्मार्टफोन्स विल शिफ्ट टू द राइट, leading to higher price and quantity. The supply curve for smartphones will shift to the left, leading to a higher price and lower quantity. So which one is going to be the correct answer for question number 10? If we look at the option A, that a decrease in price of the complement increases the demand, पहली चीज है, ठीक है, तो increase करेगा demand को, तो decrease होना है demand. So A तो incorrect हो गया. A तो incorrect हो गया. If we look at the option B, अब ये बेसिकली क्या है, कह रहा है कि सप्लाई कर्व फॉर द स्मार्टफोन्स विल शिफ्ट टुवर्ड राइट, कि राइट की तरफ शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व. अब सप्लाई कर्व होना शिफ्ट होएगा. अब देखो डिमांड के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, सप्लाई के ऊपर अभी थोड़ा इंपैक्ट पड़ा है. सो दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. थर्ड कह रहा है कि द डिमांड कर्व फॉर सप्लाई विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट. बिल्कुल डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये तो बिल्कुल सही है, लीडिंग टू हायर प्राइस एंड क्वांटिटी. अब क्योंकि स्मार्टफोन्स एंड डाटा प्लान्स बोला गया कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर एक की प्राइस में डिक्रीज हुआ, डाटा प्लान से रिलेटेड डिक्रीज हुआ, तो दूसरे की बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, क्योंकि ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, राइट. एंड इससे क्या होगा, जो डिमांड है स्मार्टफोन्स की इंक्रीज होगी, एंड फर्दर जो आपका डिमांड कर्व है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट. अब राइटवर्ड शिफ्ट अगर डिमांड में हुआ है विद नो चेंज इन द सप्लाई, सप्लाई में तो चेंज नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली दैट विल रिजल्ट इन हायर इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कि हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी देयर, राइट. सो दैट इज गोइंग टू हैपन. डिमांड बढ़ गई है स्मार्टफोन की, सप्लाई सेम है, तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगी, राइट. दैट इज गोइंग टू बी हायर साइड नाउ. Fourth one, it says the supply curve for smartphones will shift to the left. सप्लाई कर्व थोड़ा कम हो जाएगा, उसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं है, राइट. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. सो दैट विल बी और रिलेटेड टू दिस वीडियो. आई होप कि आपको काफी कंसेप्ट्स यहाँ पर सीखने को मिले होंगे. तो जल्दी से लिखेगा जे ए आई बी अर्ली बर्ड. क्या लिखना है आपको? जे ए आई बी अर्ली बर्ड लिख देना है और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर गिवन बिलो, दैट इज 83609 and 44207, and I'll be sharing all the details to you, right? So simply लिखेगा जे बी अर्ली बर्ड और व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर के ऊपर, and I'll be sharing all the details. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.